नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि जिला सांबा के रामगढ़ इलाके में पाकिस्तान ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और क्षेत्र के कोने कोने को जो है जवानों ने खंगाला है और क्या वहां पर किस तरह की गतिविधि को जो है अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन जो है जहां पर किस तरह से भारतीय सीमा के अंदर जो है वो आया है, उस पर से जो है पूरी तरह से जानकारी जुटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको बताएं कि देर रात को जो है सांबा के रामगढ़ इलाके में ये पाकिस्तान ड्रोन की गतिविधि देखी गई है और जैसे ही स्थानीय लोगों ने भी जो है इस गतिविधि को देखा तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं सहमे हुए जो है वो नजर आए हैं। लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों को जैसे ही ये जानकारी पहुंची है तो सुरक्षा बलों ने जो है पूरे इलाके को जो है वहां पर खंगाल मारा। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और पूरे इलाके की अगर बात करते हैं तो कोने कोने को जो है जवानों की तरफ से वहां पर खंगाला गया है और आखिर क्या कुछ जो है मंशा रही है, क्या कुछ गतिविधि को जो है अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश हो रही थी, इस पर भाई जो है पूरी तरह से नजर जो है वो रखी जा रही है। और इसी के साथ अभी जो है वहां पर क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं। पाकिस्तान ड्रोन की अगर बात करते हैं तो इससे पहले भी कई दफा जो है जिला सांबा में इस तरह की गतिविधियां जो है देखी गई है और ड्रोन के जरिए जहां पर हथियार जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फेंकने की कोशिश जो है वो हर बार जो है पाकिस्तान करता आया है। और इसी के साथ अगर बात करें तो ड्रोन के जरिए से ही नशे की खेप को जो है इस ओर पहुंचाने की भी कई बार ऐसी कोशिशें जो है वो पाकिस्तान कर चुका है और एक बार फिर इसी तरह की जो वारदात को जो है अंजाम देने का एक प्रयास किया गया है। और उसके बाद जो है क्या वो ड्रोन जो है वहां पर जो जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर आया है कितने समय तक जो है वो यहाँ पर रहा है और उसके बाद क्या वो वापस चला गया, क्या कुछ जो है इसी को लेकर ज्यादा जानकारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। ऋषि, हमें बताइएगा कि जिस तरह से एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भारतीय सीमा के अंदर घुस आया और सांबा के रामगढ़ इलाके में इस ड्रोन की गतिविधि जो है देखी गई है, आखिर किस तरह से ये इसकी एंट्री जो है इस ओर होती है और आखिर मंशा क्या कुछ थी? देखिए, आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर जो ड्रोन की गतिविधि है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर की, तो वहां पर ये रात पूरा इलाका जो वो रात को भी खंगालने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि मंशा को लेकर जो आप बात करें इसमें दो ही मंशाएं हो सकती है, या तो ड्रोन के माध्यम से हथियारों की ड्रॉपिंग कराना या फिर ड्रॉप कराना। ये दो चीजें जो है ये पाकिस्तान के जहन में रहती हैं। वहां पर जो इनके ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, आतंकी संगठन वहां पर काम कर रहे हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज पहले भी कर चुके हैं कि उनके हैंडलर्स यहाँ हमारे भारत में है और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर हथियारों की खेप या नशे की खेप हो जाते हैं, उसको वहां से पिक किया जाता है और आगे डिलीवर किया जाता है। ये मंशा जो है वो लेकर चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है तो इसको लेकर अभी पुष्टि जो है वो खासतौर पर अगर बीएसएफ के हवाले से कहें तो उन्होंने अभी जो वो नहीं की है। लेकिन आपको बता दें कि इसके ऊपर कुछ देर में जो वो स्टेटमेंट जारी हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रात को जो सर्च ऑपरेशन चलाने में थोड़ी दिक्कतें जो वो जरूर पेश आती है, लेकिन सुबह तड़के फर्स्ट नाइट ऑफ द मॉर्निंग की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। फिलहाल कोई रिकवरी नहीं हुई है और लगातार इस इलाके में जो वो सर्च की गई है। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन को क्लोज किया गया है, लेकिन जो नजर है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की अभी इस इलाके में जरूर है और पूरा इलाका खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई ड्रॉपिंग तो नहीं हुई। इस तरह की चीजें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के जहन में है और कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। खासतौर पर वहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें, उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो स्टेप उठाया गया है और इस तरह की भी एक्टिविटी ना हो इसको लेकर लगातार एजेंसी अभी यहाँ पर अलर्ट हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। जी चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये ड्रोन गतिविधि जो है ये जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में जो है ये देखी गई है और उसके बाद हालांकि अभी तक जो है पुलिस की तरफ से या सेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इसे लेकर सामने तो नहीं आई है, लेकिन कुछ ही देर में जो है वो इस पर क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है, पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है और क्या किसी तरह से क्या कोई नशे की खेप यहाँ पर फेंकी गई है, क्या कोई हथियार यहाँ पर फेंके गए हैं, वो भी जो है यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है जानने की कोशिश हो रही है।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे और बात करें अगर देश भर में जिस तरह से छठ का त्योहार जो है ये मनाया जा रहा है और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं जहां पर श्रद्धा के साथ छठ का महापर्व जो है ये मनाया जा रहा है। जम्मू और आसपास के इलाकों में भी छठ को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में पूजन सामग्री की खूब खरीदारी जो है वो भी की जा रही है। इसी बीच जो है आपको बताएं कि जहां पर इस त्योहार की बात करें तो 4 दिवसीय ये त्योहार जो है ये रहता है, जिसमें नहाए खाए और खरना के साथ ये त्योहार जो है ये शुरू होता है। और ये भी बता दें कि इस साल 28 अक्टूबर को छठ पूजा का नहाए खाए हुआ है और जबकि छठ पर्व का खरना पूजा जो है वो 29 अक्टूबर को जो है वो हुई, यानी कल हुई। और इसके बाद आज यानी 30 अक्टूबर को संध्याकालीन अर्घ्य जो है वो भी इसके लिए दिया जाएगा। वहीं पर छठ पूजा के अंतिम दिन जो है यानी कल जो है इसको सुबह में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और भक्त बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाने के लिए जो है तैयार बैठे हैं। और वहीं पर जम्मू की अगर बात करते हैं तो जम्मू में भी इसकी रौनक जो है वो बाजारों में देखने को मिल रही है और इसी के साथ साथ लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है इस पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। मोहिंदर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस त्योहार पर जो है तैयारियां किस तरह से की गई हैं, लेकिन बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरह का उत्साह जो है लोगों में बना हुआ है इस त्योहार को लेकर? जी चेतना, आपको बता दूं कि छठ पूजा की मान्यता काफी ज्यादा है, जिसके चलते पहले ये ज्यादातर बिहार और झारखंड के इलाकों में मनाया जाता था, अब पूरे भारत में से मनाया जाता है। जिस तरह से इसकी लोगों को जानकारी हुई कि आखिरकार छठ पूजा है क्या, उसके बाद उत्साह जो है लोगों में दुगना था। वहीं जम्मू में विभिन्न जगहों में छठ पूजा का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है, जो है वो स्नान कर रहे हैं। वहीं सूर्य देव की पूजा को माना जाता है और जनता जो हमारी इस समय हमें देख रही है, आपको बता दें कि छठ पूजा जो है वो सूर्य की पूजा से जुड़ा है आस्था है। और इसमें ये बताया जाता है ये पूजा जो है वो संतान की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। संतान लोग हैं उनकी आस्था इसमें रहती है और उनके घर संतान हो, इसके लिए ये पूजा जो है वो की जाती है। जी बिल्कुल मोहिंदर, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले देखा जाता था कि बिहार वाली साइड ही इस त्योहार को जो है ज्यादा वहां पर इसकी मान्यता थी, लेकिन अब जिस तरह से जम्मू में भी ये त्योहार जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इसकी तैयारियां जो है वो चल रही हैं, लोगों में उत्साह जो देखने को मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कल्चर का आदान प्रदान होता है उसकी खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दो जिस तरह से बाहरी राज्य से लोग जम्मू आए हैं, कामकाज के लिए यहाँ पहुंचे हैं, वहीं धीरे धीरे इसका प्रचलन जो है वो बढ़ता गया। और लोगों को जब पता चला ये पूजा जो है वो संतान की उम्र से जुड़ी है, या फिर जो निसंतान जोड़े हैं जिनके घर में संतान नहीं होती, अगर वो ये पूजा करें तो उनके घर संतान होती है। काफी मान्यताएं हैं इसकी और उसके चलते अब पूरे भारतवर्ष में छठ पूजा जो है वो की जाती है। सूर्य की पूजा के साथ साथ छठ मैया की पूजा भी की जाती है। 4 दिन की ये पूजा रहती है जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नहर किनारे काफी आयोजन इसके किए जाते हैं ताकि जो नहाना इस पूजा में होता है वो आराम से नहा सके। उसके चलते बड़ी ब्राह्मणा, गंगियाल, तालाब तिल्लो के साथ साथ सूर्यपुत्री त्रवी में भी आयोजन किए गए हैं। जी बिल्कुल। चलिए मोहिंदर, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो छठ पूजा का त्योहार जो कि छठ मैया की पूजा जो है यहाँ पर की जाती है और इसी के साथ भगवान सूर्य को भी ये त्योहार जो है समर्पित है और इसी को लेकर जो मान्यताएं हैं उसी के तहत जो है इस पर्व को काफी धूमधाम से अब जम्मू में भी मनाया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। आपको बताएं कि जिला कठुआ का एक गांव जो कि पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है और किस तरह से ये गांव ओट घूंघट है जिला कठुआ का, जहां पर जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। सड़क, पानी जैसी सुविधाओं से ये लोग जो हैं वंचित हैं। सरकार की जन कल्याण योजनाओं से भी ओट घूंघट जो गाँव है ये अभी तक दूर है, यानी कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि हर एक जो है इलाके में, हर एक क्षेत्र में हर तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जो है सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच जिला कठुआ का एक गांव ओट घूंघट, जहां पर ना ही सड़क की कोई सुविधा जो है वहां पर प्रॉपर तरीके से लोगों को मिल पा रही है, ना ही पानी की जो वहां पर समस्या जो लोगों को काफी समय से पेश आ रही थी, ना ही उसका कोई इलाज जो है अभी तक किया गया है। सरकार की जन कल्याण योजनाएं जो है वो भी काफी सारी जो है वो तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं, जिसके तहत कुछ लोगों को लाभ तो जरूर मिलता है, लेकिन आखिर तक इस इलाके में अभी तक ये योजनाएं जो है क्यों नहीं
नहीं पहुंच पाई। आखिर इन योजनाओं का लाभ जो है इस इलाके के लोगों को क्यों नहीं मिल पाया है, ये अभी भी एक सवाल जो है इन गांव के लोगों के लिए बना हुआ है। और जहां पर बेसिक फैसिलिटीज से ये लोग वंचित हैं, पानी की समस्या से ये लोग परेशान हो रहे हैं, प्रॉपर एक सड़क जो है वहां पर नहीं है, जिस पर से लोगों को वहां पर आवाजाही के लिए जो है काफी ज्यादा परेशानी जो है वहां पर पेश आती है, जिस वजह से या इस इलाके के लोग जो है ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार जो है वो हो रहे हैं। और लोग जो है ये अब सरकार पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से इस इलाके की जहां पर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है इस इलाके में जो है सड़क जो है वो आप देख सकते हैं कि टूटी फूटी यहाँ पर रास्ता है, जहां से लोग जो है यहाँ से ट्रैवल करते हैं, और भी जो बुनियादी सुविधाएं जो है अभी तक यहाँ पर नहीं मिल पाई हैं। आखिर कारण क्या कुछ रहा है, चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। आपको हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, हमें बताइएगा कि हीरानगर का ये जो इलाका है जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को जो है जो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर जो है नहीं मिल पाई है, क्या कुछ कारण है? ये जो इलाका घूंगड़ का गांव पड़ता है, ये बिल्कुल दूर दराज का इलाका है, बिल्कुल सांबा जिला की सीमा से सटा हुआ इलाका है। और इस गांव में कम से कम 100 से 150 के करीब घर हैं। और ये काफी पहाड़ी इलाका हुआ है जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को आज भी लोग तरस रहे हैं। यहाँ की गलियों की बात करूं तो बिल्कुल नाले का स्वरूप लिए हुए गलियां हैं। यहाँ पे आने जाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों का कहना है कि जब भी कभी बरसात होती है तो पानी जो है वो उनके घरों तक आ जाता है और वो लोग घरों के अंदर जब तक बरसात होती है, बाढ़ का समय होता है, तब तक वह लोग बंधक ही बने रहते हैं। ऊपर से बताऊं कि ये जो यहाँ का एक गांव में शिक्षा की बात करें तो एक प्राइमरी स्कूल था जो भी पिछले दिनों सरकार की जो पॉलिसी थी, जहाँ पे दूर दराज के स्कूल थे उनको अटैच करके बड़े स्कूलों के साथ अटैच कर दिया। अब गांव के लोगों को, बच्चों को भी जो है, छोटे छोटे बच्चों को भी कोई 2 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में पढ़ने जाना पड़ता है। तो जिसके कारण यहाँ पे काफी लोग मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है। पानी की बात करूं तो यहाँ पे जल शक्ति विभाग ने करीब 2 साल पहले पाइपें तो लगाई, लेकिन आज तक उनमें कभी पानी नहीं पहुंचा, जिसके कारण लोगों में काफी रोष है विभाग के खिलाफ। और यहाँ पे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे ना तो कोई प्रशासन का आता है, और कई बार हमने गुहार भी लगाई लेकिन किसी ने उनकी अभी तक कोई बात नहीं सुनी। इतने विधायक और इतनी सरकारें आज तक बनी लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल संजीव, और जहां पर सरकार की जो योजनाएं हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत सड़क जो है वो मुहैया करवाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये योजनाएं जो है इस इलाके तक नहीं पहुंच पाई। चेतना, मैं आपको बताऊं कि ये जो सड़क की योजना है, एक यहाँ से इसके गांव के साथ साथ सटा एक सड़क मार्ग है जो घोरन, जो बहुत ही बाबा शिवों का देवस्थान है, सांबा जिले में पड़ता है। उसके लिए सड़क निर्माण का कार्य पिछले 1 दशक से चल रहा है, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतें हैं। यहाँ पे ना तो कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादातर पैदल ही जाना पड़ता है, जहाँ तो फिर वो अपने निजी वाहनों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सफल होते हैं। और रही बात लोगों की, लोगों का कहना है कि कई बार हमने यहाँ पे जितनी भी सरकारें बनी, कई सांसद, मंत्री, संतरी तक यहाँ इस गांव में बुलाए, लेकिन आश्वासनों के सिवा उनको आज तक कुछ नहीं मिला है। वो लोग अभी भी आजादी के पहले गुलामी का ही जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। जी चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आपने भी सुना कि हमारे संवाददाता रंजीव इस वक्त जो है जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक जो है यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, और लोगों ने जो है काफी बार इस चीज को लेकर जो है गुहार भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये सुविधाएं जो है इन्हें नहीं मिल पाई हैं। वहीं डेंगू के मामलों को लेकर एसएमजीएम अस्पताल में तैनात डॉक्टर संजीव डींगरा ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। बताते चलें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अब तक डेंगू के 590 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 510 मरीजों का इलाज उन्हें घर भेज दिया गया है। जीएमसी जम्मू में अभी भी 32 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं डेंगू के कारण जीएमसी में 9 लोगों की मौत भी हो गई है। बाकी कुछ मरीजों को ओपीडी ट्रीटमेंट दिया गया है। वहीं एसएमजीएस अस्पताल में अब तक डेंगू
के 894 संदिग्ध मरीज चेकअप के लिए पहुंच चुके हैं, जिसमें से 531 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 832 मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 62 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है, बाकी का ओपीडी ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैनिक किसी चीज़ का कोई हल भी नहीं है। पैनिक में उल्टा हम कई बारी गलती कर बैठते हैं, कुछ हड़बड़ाहट में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि कोई उल्टा फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पैनिक न करिए, सिर्फ समझदारी से काम लीजिए। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। फिर अगर किसी को बुखार आ गया है तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाइए, वहाँ अपने डॉक्टर को दिखाइए और वो आपको देखेंगे, क्लिनिकली भी जज करेंगे और उसके बाद आपकी कुछ जांच भी कराएंगे। और अगर जांच में आपको डेंगू फीवर आता है तो हर डेंगू फीवर वाले मरीज़ को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका इलाज घर पे भी हो सकता है। सिर्फ आपने साथ ही साथ कुछ वार्निंग साइंस का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो लक्षण क्या है? लक्षण हम सबको अब तक पता चल चुका है कि फीवर, बुखार, हाई ग्रेड बुखार होता है और उसके साथ सिर में दर्द होना, शरीर में दर्दें होना, स्पेशली कमर में बड़ी दर्दें होती हैं। इसके अलावा बच्चों में कई बारी उल्टियाँ वगैरह भी हो सकती हैं, दस्त भी लग जाते हैं। कुछ बच्चों को फ्लू लाइक इलनेस भी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें एक टिपिकल अक्सर एक कंप्लेंट होती है कि जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन या हेडेक कहते हैं, बिल्कुल आंखों के पीछे बच्चा बताता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है। तो ये और इसके अलावा स्किन जो है वो थोड़ी लालगी में आ जाती है। तो ये सब जो हैं ये लक्षण हैं डेंगू बुखार के। अब जांच करने पे अगर पता चलता है कि हाँ डेंगू बुखार है तो फिर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। डेंगू का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है कि कोई स्पेशल कोई इंजेक्शन लगेगा या स्पेशल कोई दवाई खाएंगे तो डेंगू फटाफट ठीक हो जाएगा। डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, वायरल इलनेस है, अपना टाइम लेके इसने जाना है। तब तक हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, जैसे फीवर है, हेडेक है, उसके लिए पैरासिटामोल लेना है। पर मैं यहाँ ये बात ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलना चाहूँगा कि पैरासिटामोल के अलावा ज़्यादा कोई पेन किलर मत इस्तेमाल करें। हेडेक हो, शरीर में दर्दें हैं, बुखार तेज़ है, उसके लिए पैरासिटामोल ही लेनी है। वो डॉक्टर से सलाह करके एप्रोप्रिएट डोज में आप पैरासिटामोल लीजिए और इसके साथ साथ अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए। 8 नवंबर से शुरू होने वाले किसानों के उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक झिड़ी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा जित्तो के देवस्थान पर आयोजित होने वाले इस मेले में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाना शुरू कर दी हैं। मिठाइयों के साथ साथ बच्चों के खिलौनों की कुछ दुकानें सज चुकी हैं। 3 वर्षों के बाद शुरू होने वाले इस मेले को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ इन दुकानदारों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस मेले को लेकर क्या कहना है इन लोगों का, ये देखते हैं। 90 से साथ में मेरा गांव है, तो इस साल हमें बहुत खुशी है कि 3 साल के बाद हमारा मेला आ रहा है और हमें यही होता है उम्मीद कि हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, हमारे घर में कोई आस पड़ोस का बंदा आता जाता रहता है, हमें यही खुशी है। और बहुत सारी इधर जलेबी वाली दुकानें भी आ गई हैं, बैलून भी आ गए हैं, कचालू वगैरह, रो के गिलास हो गए, यही अपने डोगरों की पहचान है। और इस साल 3 साल के बाद मेला आ रहा है, हमें बहुत खुशी है। मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है। मेला 3-4 साल के बाद लग रहा है अभी, तो बहुत दुकानें अभी भी स्टार्ट हो गई हैं। सभी लोग गाँव वासी हैं, हमारे पास लोग रहते हैं, अच्छी तरह खुश हैं लोग। पर 3-4 साल के बाद मेला लग रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इधर आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं इधर। जो 3-4 साल के बाद मिलेंगे हम, बहुत मज़ा आएगा घूमने का इधर, बहुत अच्छी तरह। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज 3 साल के बाद जो झिड़ी मेला लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, सभी दुनिया परेशान थी कि मेला लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा। लेकिन अब बाबा की मेहर हो गई, अब मेला लगेगा, अब दुनिया आना शुरू हो गई है। मेरा भी एक मिठाई का छोटा सा स्टॉल होता है, मैंने भी लगा दिया है और लोग तकरीबन आ रहे हैं, दुकान लगा रही हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, गुब्बारे वाले आ रहे हैं, बैलून वाले आ रहे हैं। तो मैं तो यही बुआ से मांगूंगा कि हर बंदा खुश होकर जाए।
सुचेतगढ़ ब्लॉक की पंचायत क्लोए में बैक टू विलेज के चौथे संस्करण के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजिटिंग ऑफिसर जहां विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं लोगों को पेश आ रही समस्याएं भी सुनी। इस दौरान शमशान घाट में विकास कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, सुचेतगढ़ के बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह, आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो ये शमशान घाट में चर्च का काम था। ये शमशान घाट की काफ़ी जगह है, लेकिन जहाँ बैठने की सुविधा थोड़ी कम थी, तो मेरे पास फंडिंग आई थी, तो मैंने उसमें से 3 लाख रुपया इस जायज में रखा था। आज इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया है और आज इसका इनॉग्रेशन हुई है। तो मैंने देखा है ये काम बहुत अच्छा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। और एक्चुअली तो बात यह है कि ये शमशान घाट की जगह बहुत ज़्यादा है। मैं सोचता हूँ अगली बार फिर कुछ न कुछ जहाँ देंगे, ताकि ये स्टेप थोड़े ज़्यादा हो जाएं, लंबे हो जाएं, ताकि लोगों को बैठने की अच्छी सुविधा मिले। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि सरपंच ओमकार सिंह जी ने बैक टू विलेज में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। फिशरमैन को पूरे पंचायत का दौरा करवाया उनको। जो पहले के बैक टू विलेज के काम थे, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड के, वो इन लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। और जो फोर्थ में इन्होंने काम रखे हैं, तो वो जब आएंगे तो वो भी ये इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है कि हर साल ये फंडिंग होती है, तो ये एक अच्छा कदम है। हमने पूरी पंचायत में उनको यहाँ पर दौरा कराया है और जितने भी काम हमारे हुए हैं वो सारे चेक किए हैं। और जो भी कई लोगों की समस्या वो भी अफसर साहब ने हमारी सुनी है। और हम आशा करते हैं कि जितनी भी इनको हमने समस्या सुनाई है, आने वाले टाइम पर ये समस्या जो है वो पूरी हो जाएगी। बैक टू विलेज 1 में रखे थे वो भी हमारे हो गए इस पंचायत के। जो 2 में रखे थे उसका भी काम हमारा पूरा हो गया है। जो हमने 3 में रखा था, बैक टू विलेज 3 में, वो भी हमारा 9,80,000 का काम जो है वो पूरा हो गया है। वो भी हमने अफसर साहब को चेक करा दिया है। और यहाँ पर आगे जो काम हमें मिलेगा उसको भी हम ऐसे अधूरा नहीं रहने देंगे। जम्मू के ब्लॉक भलवाल के पंच सरपंचों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम पर कई सवाल खड़े किए हैं। ब्लॉक के पंच सरपंचों ने सरकार के बैक टू विलेज प्रोग्राम को आई वॉश करार दिया है। इन लोगों का आरोप है कि बैक टू विलेज के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दौरान लोगों द्वारा बताए गए कार्य अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए। ऐसे में सरकार ने बैक टू विलेज के चौथे चरण को भी पूरा कर दिया है। सरपंचों के मुताबिक सरकार जनता के साथ वादे तो करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती, जिसका खामियाजा पंच सरपंचों को भुगतान पड़ता है। टोटल आई वॉश, लोगों के कोई काम होते नहीं, सिर्फ लिख के लेके जाते हैं। और ये हम अभी लोगों के साथ और मजाक नहीं करना चाहते, ठीक है। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, जो हमारे पहले काम है उनका पैसा दीजिए। अगर आपने आना है पंचायत में, अगर हमारे अकाउंटों में पैसा डालिए, हम लोगों के काम कराएंगे, तभी हम लोगों के बीच में जाएंगे। ऐसे आप रोज काम लिख के जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं जी हमारा काम लिखा गया था, हमारा काम का क्या हुआ। अगर आपने काम ही लिखने हैं तो आप इंडिविजुअल तौर पे पब्लिक को बुलाइए। सरपंचों को क्यों बोलते हैं बैक टू विलेज में आके पंचायत घर में आके लोग मेला लगवाते हो। कैमरा ले जाइए बैक साइड में, यहाँ पे तालाब है 14 कनाल एरिया के अंदर। इस तालाब को मैंने एक बार नहीं 3 बार बैक टू विलेज हो चुका, 3 बार बैक टू विलेज में रखवाया, अलग अलग स्कीमों में रखवाया, लेकिन इस तालाब का काम आज तक नहीं हुआ। दूसरा, मैंने एक लेन एंड ड्रेन थी जो कि हर बार बरसात में बह जाती है और उसकी इतनी खस्ता हालत, हर बार मैं जेब से पैसे डालता हूँ और उसकी फिलिंग करवाता हूँ। इतनी बैड कंडीशन है, उस रोड पे चला नहीं जाता है, लेकिन मैं बार बार उसके एस्टिमेट भी बना के रखे हुए हैं सब कुछ। और PWD के दफ्तर के चक्कर काट काट के जब से सरपंच बना हूँ, 4 साल हो गए मुझे, चक्कर काट काट के थक चुका हूँ, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंगती है। लेकिन ये फिर बोलते हैं बैक टू विलेज 4, बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4। खाली बैक टू विलेज रखा हुआ है, काम किसने करवाने हैं? खाली ड्रामा बना के रखा हुआ है, लोगों से जूते खाने के लिए हमें रखा हुआ है। आ जाते हैं तो पब्लिक इकट्ठी करो, पब्लिक इकट्ठी करो, बैक टू विलेज है, ये करेंगे वो करेंगे, खाली बुकें फिलअप करते हैं, भरते हैं और चले जाते हैं। लास्ट में काम पूछो तो बिल्कुल 0 डिग्री पे, काम कोई नहीं।
बीएसएफ द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज इंद्रेश्वर नगर बीएसएफ मुख्यालय से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरिलाल डीआईजी बीएसएफ मुख्यालय इंद्रेश्वर नगर ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में ऐसे कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। देश के लोगों में देशभक्ति और एकता का संदेश पहुंचाने के मकसद से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और जिन महापुरुषों ने देश की आजादी में अपनी प्राणों की आहुति दी, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। 30 नवंबर को पूरे देश में ये एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान के लिए बहुत अपना कुर्बानी दी थी और बहुत ही स्टेबिलिटी दी थी। इसीलिए आज ये मोटरसाइकिल रैली का क्षेत्रीय मुख्यालय इंद्रेश्वर नगर में आयोजित की जा रही है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।